फ्रेंड्स, सिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मार्क्सवाद का टॉपिक स्टेट संबद्ध मार्क्सवाद और उसके सब टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम नव मार्क्सवाद को अच्छे से समझेंगे। नव मार्क्सवाद मार्क्सवाद का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमें इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। नव मार्क्सवाद की दो धाराएं हैं, एक है मानववादी धारा और दूसरी है वैज्ञानिक धारा। मानववादी धारा को कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक या मैन्युस्क्रिप्ट्स इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 के द्वारा लिया गया है। इस बुक में कार्ल मार्क्स ने मानववादी चिंतन किया था और उसी आधार पर मानववादी धारा बनी। क्या हुआ कि 1930 के दशक से पहले मार्क्सवाद को हिंसात्मक गतिविधियों या क्रांति के सिद्धांत के रूप में वर्गों का विरोध करने के सिद्धांत के रूप में देखा जाता था। और रशिया के जो नेता थे बड़े बड़े, जैसे कि स्टालिन हुआ, लेनिन हुआ, जो ये गतिविधियां करते थे रशिया के नेता, उसी को मार्क्सवाद के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उसी को सब मार्क्सवाद कहते थे। परंतु क्या हुआ कि 1844 की जो पुस्तक थी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, ये लोगों के सामने 1927 में आई और 1932 में जर्मन भाषा में पहली बार ये प्रकाशित हुई। कहने का मतलब यह है कि 1927 से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि मार्क्स ने मानववादी चिंतन से संबंधित कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स या बुक लिखी हैं। ये कई सालों तक लोकतंत्रवादियों, जो जर्मन के लोकतंत्रवादी थे, उनके अभिलेखागारों में पड़ी थी। और जब ये 1930 के दशक में लोगों के सामने आई तो कई दार्शनिकों ने इसका अध्ययन किया और अपने विचार सामने रखे। इस प्रकार मानववादी विचारधारा सामने आई, एक नई विचारधारा नव मार्क्सवाद के रूप में सामने आ रही थी। अभी इसके कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं जो अभी आएंगे आगे। इन कीवर्ड्स को समझने से हमें आगे आसानी होगी चैप्टर को समझने में। पहला वर्ड है प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद का अर्थ है जब मानव प्रकृति पर पूरी तरह डिपेंड था, मतलब कि प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने के लिए मजबूर था और प्रकृति मानव पर हावी थी, तो इसे प्रकृतिवाद कहा जाता है। और मानववाद का अर्थ है कि जब मानव ने प्रकृति के सारे नियमों को पा लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया और प्रकृति पर विजय पाने लायक बन गया, तो उसे मानववाद कहा गया। मानववाद की स्थिति में अब मानव प्रकृति के नियमों को समझकर उसके अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं है। अब मानव प्रकृति को अपने अनुसार बदल सकता है। और अलगाव का मतलब है कि जो मनुष्य है वो समाज या प्रकृति से अलग हो गया है। अब हम इन सभी का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हमने नव मार्क्सवाद की धाराओं के बारे में हल्का हल्का समझ लिया। अब हम डिटेल में समझेंगे मानववादी धारा के बारे में। तो मानववादी धारा के अंतर्गत मार्क्स ने ये तर्क दिया है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य एक यंत्र बनकर रह गया है, उसका मानव रूप कहीं खो गया है और वह प्रकृति से बहुत दूर हट गया है। तो यहाँ पर मार्क्स कहना चाहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो गई थी, उसके कारण जो मनुष्य है वो एक यंत्र बन गया है, यंत्र की तरह काम कर रहा है, मशीनों की तरह वो काम कर रहा है और जो उसका मानव रूप है वो कहीं खो गया है। और इसके सॉल्यूशन के तौर पर उन्होंने साम्यवाद को आगे रखा और कहा कि जो साम्यवाद है वो मनुष्य को वापस लाएगा, प्रकृति से जोड़ेगा और समाज से जोड़ेगा। अभी हम इसको अच्छे से डिटेल में भी समझेंगे। मार्क्स ने औद्योगिक युग की दो विशेषताओं की पहचान की, पहली प्रौद्योगिक उन्नति और दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था। कुछ इस प्रकार, औद्योगिक युग, प्रौद्योगिकी, पूंजीवाद। तो प्रौद्योगिकी को मार्क्स ने कहा कि ये पूंजीवाद की तरह नहीं है और प्रौद्योगिकी मानव का विकास करती है और इसलिए इसका विकास भी ज़रूरी है। मतलब मानव को क्या करती है, मुक्तिदायिनी शक्ति प्रदान करती है। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, मानव की जो आज़ादी है वो भी बढ़ती है। परंतु पूंजीवाद क्या है, बंधक का स्रोत है, इंसानों को, व्यक्तियों को, मानव को ये बांध देता है और इसलिए इसका उन्मूलन जरूरी है। इसलिए इसको अबॉलिश करो और इसको डेवलप करो, ये मार्क्स ने कहा। अब यहाँ पर जो पूंजीवाद को समाप्त करना है वो क्यों करना है, इसके पीछे मार्क्स ने अलगाववाद का सिद्धांत रखा। कहा कि जो मनुष्य है वो पूंजीवाद के अंतर्गत अकेलापन फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। वो अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो प्रकृति के साथ जुड़ नहीं पाता, अपने समाज के साथ वो जुड़ नहीं पाता, इसलिए इसको ख़त्म करो। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के अंतर्गत परायेपन के 4 स्तरों की पहचान की। मतलब किस प्रकार लोग अकेले होते हैं। तो
पहले पहल क्या होता है कि पहले पहल इसमें मनुष्य अपनी रचना के साथ अपनापन अनुभव नहीं कर पाता। मतलब ये है कि पूंजीवाद में क्या होता है, मनुष्यों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है, कमीज बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसमें क्या होता है कि एक मजदूर का काम सिर्फ कॉलर बनाना है, एक मजदूर का काम सिर्फ और सिर्फ बटन बनाना है, और कुछ मजदूरों का काम एक सामान यहाँ से वहाँ रखना है, पहुँचाना है, कुछ का काम कमीज की जेबें सिलना है। कहने का मतलब ये है कि किसी एक मजदूर ने कमीज नहीं बनाई। मतलब ये है कि जब कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये कमीज मैंने बनाई है। तो यहाँ पर मार्क्स उदाहरण दे रहे हैं कि सामंतवादी व्यवस्था में क्या था, या इससे पहले वाली व्यवस्था में ये था कि अगर एक व्यक्ति कोई कमीज बनाता था तो उसे अपने ऊपर गर्व होता था, अपनी रचना पर वो ध्यान देता था कि ये कमीज मैंने बनाई है, अच्छी बनाई है, और जिस व्यक्ति को वो बनाकर देता था उसे वो पहनते हुए भी देखता था। मतलब वो एक उसे संतुष्टि मिलती थी। पर फैक्ट्रियों में कामगार क्या करते हैं कि एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपनी रचना के प्रति संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो पहले में वो रचना से अलग हो जाता है, रचना से जो उसने बनाया है उससे अपनापन महसूस नहीं करता है। दूसरे में क्या होता है कि वो अब प्रकृति से अपना परायापन महसूस करता है। अब जितनी भी फैक्ट्रियों में काम होता है वो चार दीवारी के अंदर होता है, तो एक किसान का जो अनुभव है वो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार एक किसान प्रकृति में रहकर अपना काम कर रहा है, मौसम को देख रहा है, बादलों को देख रहा है, तो वैसा एंजॉयमेंट वो महसूस नहीं कर पाता मनुष्य, जिसके कारण वो प्रकृति से अलग हो जाता है। तीसरी अवस्था में जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो अपने लोगों से, अपने सहचरों, अपने दोस्तों वगैरह से अलग होना शुरू हो जाता है। कैसे? अब कंपटीशन इतना बढ़ जाता है ना कि एक एक व्यक्ति को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो दूसरे का फ़ायदा हो जाता है, तो अलग ही हो ही जाएगा भाई, दो इंसानों में फिर दुश्मनी सी हो जाएगी। अब एक व्यक्ति तो यही चाहेगा ना कि उसको नौकरी ना मिले, मुझे मिल जाए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जब एक मजदूर बीमार पड़ता है तो उसकी जगह दूसरे बेकार बैठे मजदूर को काम मिल जाता है। तो जो दूसरा मजदूर आया जिससे अब काम मिल गया, वो तो यही चाहेगा ना कि वो हमेशा बीमार रहे या उसे अब काम ना मिले। तो यहाँ पर यही वाली बात है कि एक का लाभ होता है तो दूसरे की हानि बन जाती है, जिसके कारण जो उसके सह संबंध हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं। अब चौथी अवस्था में क्या होता है कि मनुष्य अपने आप से भी पराया हो जाता है। अब उसे काम की इतनी विवशता हो जाती है, इतना काम करना पड़ता है कि वो अपनी साहित्य, कला और संस्कृति के प्रति कोई विशेष या अभिरुचि नहीं रह जाती। आपने कितने लोगों को देखा होगा जो दिवाली, होली, ईद पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। उसका एक कारण ये भी है, हालांकि ये मार्क्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार मनुष्य अपने आप से पराया हो जाता है। जो परंपरागत मार्क्सवादी थे वो अपने विश्लेषण में क्या करते थे, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के आधार को ही महत्व देते थे। मतलब कहते थे कि समाज जो है वो आर्थिक आधार पर ही टिका हुआ है। परंतु जब परायपन का सिद्धांत मार्क्सवादी चिंतन का महत्वपूर्ण अंग बन गया, तब यह अनुभव किया जाने लगा कि मनुष्य और उसकी संस्कृति भी मार्क्सवादी विश्लेषण के उपयुक्त विषय है। तब मानव की संस्कृति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, उसका भी संरक्षण वगैरह किया जाना चाहिए। ये सारी बातें भी मार्क्सवाद में जोड़ी जाने लगीं। मानववाद की एक और विशेष व्याख्या दी गई है। मानववाद वह स्थिति है जिसमें मनुष्य प्रकृति का दास नहीं रह जाता, बल्कि वह आत्म प्रेरित व्यवहार के माध्यम से प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुरूप ढाल सकता है, क्योंकि अब वो प्रकृति के नियमों को समझ चुका है। डेली लाइफ की जो प्रैक्टिस है, व्यवहार करता है, एक्टिविटीज़ करता है, उनके माध्यम से प्रकृति को अपने अनुसार अनुरूप ढाल लेता है। जैसे कि आज के टाइम पर हमें एसी की ज़रूरत थी तो उसका निर्माण हो गया। तो यहाँ तक हमने मानववादी धारा को अच्छे से समझ लिया है। ये बात याद रखने योग्य है कि जो ये मानववादी धारा थी वो चिरसम्मत मार्क्सवाद से भी पहले थी, परंतु ये हमें बाद में मिली, 1930 के दशक में मिली, इसलिए इसे नव मार्क्सवाद के अंतर्गत रखा गया और मार्क्सवाद को एक नया विचार सोचने को मिला जिसे मानव चिंतन कहा गया। अब नव मार्क्सवाद की वैज्ञानिक धारा को भी समझ लेते हैं। नव मार्क्सवाद की वैज्ञानिक धारा। अब जो नव मार्क्सवाद की वैज्ञानिक धारा के समर्थक हैं, दार्शनिक हैं, जो इसका समर्थन करते हैं, वो मानववादी धारा से जुड़ी मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते हैं और वो वैज्ञानिक चिंतन को ही मार्क्सवाद का सार तत्व या केंद्र बिंदु मानते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन ही मार्क्सवाद का केंद्र बिंदु है। इस विषय में लुई आल्थह्यूज़र के जो विचार हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर आल्थह्यूज़र ने तर्क दिया कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत उत्पादन प्रणाली या आर्थिक गतिविधियों को ही समाज का आधार मान लेना गलत है
और यह मानना कि इस आधार के कारण ही जितनी भी चीज़ें हैं समाज में वो पनपती हैं, जैसे कि राजनीतिक मान्यताएं, राजनीतिक ढांचा, धर्म, नैतिक मान्यताएं इत्यादि, जो आधार के कारण ही पनपती हैं, ये गलत होगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आर्थिक आधार को संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का मूल स्रोत मान लेने पर अधिरचना के विश्लेषण का विशेष महत्व नहीं रह जाता। मतलब अगर हम आर्थिक आधार को ही सब कुछ मान लें समाज में, तो हम अधिरचना का क्या अध्ययन करेंगे फिर? अधिरचना में जैसे धर्म हुआ, नैतिक मान्यताएं हुई, राजनीतिक ढांचा हुआ, ये सब आता है। आल्थ्यूजर ने कहा कि अगर हम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तर्क वितर्क करेंगे तो लास्ट में यही रिजल्ट निकलेगा कि मार्क्सवाद के पास जो विचारधारा है वो जो कामगार वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उसके ही अभिव्यक्ति वो करता है। मतलब जो कामगार वर्ग और सोचता है उसी को मार्क्सवाद दर्शाने की कोशिश करता है। इसलिए इसको वैज्ञानिक धारा नहीं मान सकते, आर्थिक गतिविधि को वैज्ञानिक आधार नहीं मान सकते। इसलिए आल्थ्यूजर ने वैज्ञानिक मार्क्सवाद की नई व्याख्या देने के लिए समकालीन संरचनावाद का सहारा लिया। संरचनावाद के अंतर्गत सभी सामाजिक और सांस्कृतिक रचनाओं जैसे कि भाषा, धर्म, काव्य, संगीत या वास्तुकला को उनकी संरचना या पूरी बनावट के आधार पर समझने का प्रयत्न किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो मार्क्सवाद का वैज्ञानिक आधार था वो क्या था? ऐतिहासिक भौतिकवाद। परंतु आल्थ्यूजर ने वैज्ञानिक मार्क्सवाद के अंतर्गत संरचनावाद को लाया। उन्होंने कहा अगर हमें इसे वैज्ञानिक आधार बनाना है तो हमें इसमें सभी बातों को जोड़ना पड़ेगा, ना केवल आर्थिक आधार को, बल्कि जो अधिरचना के कुछ तत्व हैं जैसे कि भाषा, धर्म, काव्य, संगीत, इनको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। और इन सभी को एक आधार के रूप में, इन सभी को इम्पोर्टेंस देते हुए हमें वैज्ञानिक आधार की तरह इन सभी का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मानववादी धारा क्या है और वैज्ञानिक धारा क्या है। वैज्ञानिक धारा एक बार और समझा देते हैं। वैज्ञानिक धारा में जो ऐतिहासिक भौतिकवाद था उसका खंडन करते हुए वहाँ पर जो आर्थिक आधार की बात की गई थी उसमें अधिरचना को भी जोड़ दिया गया। मतलब अधिरचना को भी अब जो नव मार्क्सवाद है उसकी वैज्ञानिक धारा में इम्पोर्टेंस दी गई है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।